तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट जून 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है। और पेपर 1 की आज हमारी है क्लास 3, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि आप जैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सके। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैनल है उसका नाम है सेल्फ लर्निंग, और इसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर हमारी ऑलरेडी पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, पेपर 1 के कंप्लीट टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं पेपर 1 की कंप्लीट टॉपिक वाला प्लेलिस्ट, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आप हमारे सेल्फ लर्निंग के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, सॉल्व प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास समय बहुत कम होता है और आप जॉब में हैं, वर्किंग हैं, तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, इस क्लास में पढ़ाऊंगी, उसके पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा हमारे ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको कहूंगी, अगर आप ऐसे हैं कि आपके पास समय कम होता है, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे नोट्स जरूर परचेस करें, ताकि आप जहां कहीं भी हो, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, तो आप वहां भी नोट्स पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलें, आज का इस सेशन है जो हमारा लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास नंबर 3 है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर क्लास 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टारगेट बैच 2024 के नाम से, तो उसे आप देख सकते हैं उधर पर जाकर। और आप ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन के फ्री वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर भी मैंने ये सारे जो क्लासेस है मैं डाल देती हूँ, ताकि आप वहां से भी करें। ये फ्री है, कोई शुल्क आपको इसके लिए नहीं देना है, तो आप चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को भी। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लर्निंग का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखना क्या मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आपको सिखाया जाए, आप बहुत कुछ अपने आप सीखते हैं, बहुत कुछ इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बहुत कुछ अपनी इंद्रियों के माध्यम से भी सीखते हैं। तो जो सीखने की विशेषता है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम टू टूम चलती है, मतलब जीवन में हम जब तक जीवित हैं तब तक हम सीखते ही रहते हैं। तो ये उसकी विशेषताओं को आपको समझना। अब सीखने के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लर्निंग इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मनुष्य का जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है ना, उसका जो मुख्य अवधारणा है, की कॉन्सेप्ट है, मतलब मुख्य चाबी जिसको कही जाए ना, वो है सीखना। अगर जो कोई सीख नहीं रहा है, अब सीखने में क्या क्या आता है? जरूरी तो ना पढ़ाना ही सीखने में आता है। आप कोर्स की चीजें सीख रहे हैं, आप बोलने से लेकर, चलने से लेकर, बिहेव करने से लेकर सब कुछ आप सीखते हैं। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब ये बात आती है, नेक्स्ट हमारी बात आती है, इट इज एक्सोइम ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग। ये क्या है? सीखना जो है ये सभी शिक्षण और सीखने का स्वयं सिद्ध होता है। मतलब अपने आप में ये इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध प्रकार है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो शिक्षार्थी करता है और सोचता है। क्लियर? जो करता है वो भी, जो सोचता है अपने अंदर वो भी, सब कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इन्फ्लुएंस इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभाव इसमें पड़ता है किस चीजों का? इंफॉर्मेशन का, जो आप ग्रहण करते हैं सूचनाएं। ठीक है, यानी कि ये सूचनाओं, दृष्टिकोणों, विश्वासों, लक्ष्यों, उपलब्धियों, असफलताओं, व्यवहारों, दोनों अनुकूली और कुअनुकूलन
यहाँ तक कि व्यक्तित्व के लक्षण के अधिग्रहण को प्रभावित करता है। यानी कि क्या है, ये इंफॉर्मेशन से प्रभावित होता है या उसको प्रभावित करता है। एटीट्यूड को, बिलीफ आप इसी तरीके से बनाते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, अपने अचीवमेंट्स को भी आप देखते हैं, अपने फेलियर्स को भी देखते हैं, अपने बिहेवियर को भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एडॉप्टिव होती है, मतलब जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और जो अडॉप्ट करने लायक नहीं होती, माला अडॉप्टिव का मतलब होता है जो अनुकूलित नहीं होती है, उन सारी चीजों को भी आप देखते हैं और उसके कारण से अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं, आपके गुण बनते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब हो जाता है आपके गुण इसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सीखने की कुछ विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, अब बात आ जाती है एनी गुड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग शुड हैव 3 एलिमेंट्स। कोई भी डेफिनेशन की बात की जाए, जो लर्निंग की बिहेवियर की बात कर रही हूँ, लर्निंग की बात कर रही हूँ, उसमें 3 जो तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं इनका। तो सबसे पहले क्या है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। देखिए, आपने देखा होगा एक गांव का बच्चा है जो भी पढ़ना नहीं सीखा है, ठीक है, उसकी जो बिहेवियर होती है वो कैसी होती है, मतलब उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, वो कार्य नहीं करना जानता है। लेकिन अगर हम उसी गांव के बच्चे को लाकर किसी एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं और उसके बाद फिर वहां के रहने वाले बच्चों के साथ में वो बैठता है, उठता है, सारी चीजों को देखता है, तो उसके बिहेवियर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो उसे सिखाई जाती हैं और कुछ चीजें हैं जो वो अपने आप अपनी ही इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर है जो पहले अच्छा नहीं था वो अब एक गुड बिहेवियर बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की हो जाती है, लर्निंग की, वो सीखने की प्रक्रिया में से गुजरता है। तो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, तो सीखना व्यवहार में बदलाव है। नेक्स्ट क्या है, दिस चेंज टेक प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब यह बदलाव अनुभव या अभ्यास से होता है। ठीक है ना, ये बदलाव ऐसे नहीं हो जाता है कि आप गए और जादू कर दिया, किसी ने छड़ी घुमा दी। आप देखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज करते हैं या प्रैक्टिस को चेंज करते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे यदि मान लेते हैं आप कोई गेम सीख रहे हैं, सपोज करें आप फर्स्ट डे जा रहे हैं, तो आपका जो गेम होगा उसकी अगर उसकी रैंक दी जाए तो 0 to अगर 10 देनी होगी ना, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे या फिर 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सीखते सीखते यदि 30 दिन के बाद उसकी प्रैक्टिस करते करते आपकी फिर से आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो हो सकता है कि आप आपको अपने आप को 10 में से 10 नंबर दे दें। मतलब आप इतने ज्यादा परिपक्व हो गए हो क्योंकि आपने उसको लर्न कर लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है चेंज ड्यू टू ग्रोथ मैचुरेशन, और उसके बाद में इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग। विकास, परिपक्वता और पूछताछ के कारण परिवर्तन को सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी से आपने कुछ पूछा और उसके कारण से आपने कुछ परिवर्तन कर लिया, तो वो सीखने के ऊपर नहीं माना जाता है। सीखना का मतलब ये होगा कि आप अपने बिहेवियर में परिवर्तन लेकर आए। जो भी बदलाव होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, यानी सीखी हुई प्रतिक्रिया काफी लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए। अगर आपने जो कुछ सीखा है तो वो केवल आपने टेम्परेरी रूप में सीखा है, तो वो बदलाव आपका स्थायी नहीं होगा। वो आप कुछ दिन के लिए सीखेंगे, उसके बाद फिर बदल जाएंगे। सपोज करते हैं कि आपने कहीं पे जाने के लिए, सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू देने में आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जानी है, तो उस दिन आपने फॉर्मल ड्रेस कैसे पहनी जाती है सीख लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको टेम्परेरी रूप से अपने अंदर लेकर आए, उसके बाद फिर उसे भूल गए, तो ये सीखना नहीं होगा, आपने बस थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन ले ली थी। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग एज अ प्रोसेस। लर्निंग एक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार से होती है उसको समझ लेते हैं। अब हिलगार्ड ने ये बात कही है, एन एक्सपोनेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग सेज, उन्होंने क्या कहा है इसको समझ लीजिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक क्या है, प्रक्रिया है, बाई विच एन एक्टिविटी और ओरिजिनेट और चेंज थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर। हिलगार्ड ने क्या कहा, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गतिविधि शुरू होती है और प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं के माध्यम से बदली जा सकती है।
ठीक है ना। हिलगार्ड, अच्छा जब भी कभी ये बात आती है ना कि ये किसी ने कहा है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो कुछ भी आप ये नोट करेंगे ना, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए और प्रश्न आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट आ जाता है जो बर्नार्ड ने कहा है, बर्नार्ड की बात क्या कर रहे हैं वो सीख ले, समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है takes learning as a process by which the organism satisfying the motivation adopt or adjust to situation in which it most modify its behavior in order to overcome obstacles and barriers। बर्नार्ड क्या कहते हैं कि सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लेता है जिसके द्वारा प्रेरणा को संतुष्ट करने वाला जीव उन परिस्थितियों को अपनाता है या समायोजित करता है जिसमें उसे बाधाओं को दूर करने में अपने व्यवहार को संशोधित करना चाहिए। ठीक है ना। तो सीखने के बारे में आपने समझ लिया होगा कि सीखना किसे कहते हैं। अब बात आ जाती है एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। एलिमेंट यानी कि तत्व और घटक के बारे में। तो फर्स्ट आ जाता है शिक्षार्थी। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है लर्निंग का, कंपोनेंट होता है, वो होता है लर्नर, क्योंकि वही तो है ना जो सीखेगा। तो द लर्नर मस्ट इंटरप्ट द स्टिमुलस, डिफरेंशिएट एंड कंबाइन देम एंड गिव देम सम मीनिंग। शिक्षार्थी को उत्तेजनाओं की व्याख्या करनी चाहिए, उन्हें अलग करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए और उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले सेकंड और देख लेते हैं क्या है ये उद्दीपन। ये उद्दीपन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कोई उद्दीपक या उद्दीपकों का समुच्चय जिसके प्रति शिक्षार्थी संवेदनशील होता है उसकी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन जाता है। देखिए, उद्दीपक का अर्थ होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है हमें जो उत्तेजना दे। सपोज करते हैं आपको बहुत तेज भूख लगी है ना, और भूख लगने के बाद आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको बहुत तेज भूख लगी है। इस डोर के सामने यहाँ पर खाना बन रहा है, बहुत अच्छा खाना बन रहा है। तो क्या होगा, अगर आपको भूख लगी है, थोड़ी देर तो आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगेगा कि डोर खोल के देख लिया जाए कि यहाँ पे जो खाना रखा है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि ये जो खुशबू आ रही है ना, आपको उत्तेजित कर रही है। यहाँ से आने वाली जो खुशबू है वो उत्तेजित कर रही है और आपके मन में इस खाने को खाने के लिए उत्तेजना जागृत हो रही है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना जो हमें एक्साइटेड करती है, उत्तेजित करती है, उसको कहा जाता है स्टिमुलस, मतलब उद्दीपन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनी स्टिमुलस और सेट ऑफ स्टिमुली, मतलब कोई एक चीज जो हमें उद्दीपित कर रही है या फिर हमें उत्तेजित कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टू विच द लर्नर इज सेंसिटिव कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लर्निंग सिचुएशन। देखिए, अगर आपकी सेंसेस को ये इफेक्ट कर रही है ना, तो आप क्या करेंगे, उससे जुड़ी हुई सीखने के पार्ट में का हिस्सा बन जाएंगे। सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसको ना कहना चाहिए कि गाने का, संगीत का बड़ा शौक है, और कहीं पर वो यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है और बैठने के बाद में उसने देखा कि यहाँ पे कहीं म्यूजिक बज रहा है और बहुत अच्छी संगीत की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे दी जा रही है। तो अपने आप उसको क्या होगा, उत्तेजना जागृत होगी कि वो जाकर यहाँ से बाहर जाए और चेक करे कि यहाँ पे कहाँ पर सीखने की ये जो प्रक्रिया है ये हो रही है। तो ये जो म्यूजिक है ना, ये किसका काम करेगा, उसके लिए उद्दीपक का काम करेगा। आगे बात समझ में, कि यहाँ पर जो म्यूजिक की आवाज उसके कानों में आ रही है वो उसे स्टिमुलस का काम करेगी, वो उत्तेजित होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर जहाँ कहीं भी वो संगीत की शिक्षा दी जा रही है उसका पार्ट बनने की वो कोशिश करेगा, है ना। तो ये है कि जो लर्निंग की सिचुएशन को क्रिएट करता है वो होता है उद्दीपक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं सीखने में, उनकी इंटरनल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। शिक्षार्थी की जो आंतरिक स्थितियां होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, जो उसको सीखने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है। दीज आर परसेप्शन। सबसे पहली बात ये धारणा होती है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसकी दिमाग का स्तर, ठीक है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके खुद के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसका एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स, इंटेलिजेंस
और प्रीवियस लर्निंग। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने बहुत सुना होगा कि जेनेटिक्स बहुत इफेक्ट करती है। मतलब अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के पिताजी हैं जो बहुत अच्छे मतलब किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको आध्यात्म में रुचि है या फिर उनको पढ़ाने में रुचि है, तो अपने आप ही उस व्यक्ति का भी, उस बच्चे का भी इस तरीके की धारणा, परसेप्शन बन जाएगी। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका इसी तरीके से बन जाएगा, मतलब उसकी जो बुद्धि का प्रकार होगा वैसे ही बन जाएगा। तो उससे लर्निंग बहुत अच्छे से उसकी होगी, उसका मन करेगा सीखने का। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बनते हैं बच्चों के अपने आप में। वो जब उनकी जो रुचियां हैं वो डेवलप होती हैं तो उनका कुछ कॉन्सेप्ट बन जाता है। जरूरी नहीं है कि वो पारंपरिक तरीके से जो पढ़ाई हो रही है वही पढ़ें, उसके अलावा भी उनके कुछ कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई से इतर जाके भी कुछ ना कुछ वो सीखना स्टार्ट कर देता है, उसके हिसाब से उनका दृष्टिकोण बनता है। और उसके बाद फिर कई चीजें होती हैं जो हमारी आवश्यकताएं हमको सीखने पर मजबूर कर देती हैं। अब सपोज करते हैं किसी को कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो नहीं सीखना चाहता है कोडिंग, लेकिन उसको ना जॉब मिलने वाली है कहीं पर जिसमें उसको कोडिंग सीखने की जरूरत है। जैसे उसको जॉब मिल जाएगी तो वो जाके कोडिंग सीखेगा, है ना। अगर कोई गोल उसने निर्धारित कर लिया तो सीखेगा। तो ये सारी पूर्व शिक्षा का मतलब होता है प्रीवियस लर्निंग। मान लेते हैं कहीं पर आपने कुछ सीखा था, जैसे सपोज किसी ने कभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके बाद फिर वो बाइक चलाना नहीं जानता, लेकिन उसके बाद फिर उसने साइकिल चलाने के बाद में कभी बाइक के ऊपर उसका ध्यान जाता है, तो वो उसकी जो प्रीवियस लर्निंग है ना इसमें काम करती है और फिर वो बाइक चलाने की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो ये बातें हैं जो कि इफेक्ट करती है लर्निंग को। अगली जो चौथी और इम्पॉर्टेंट बात है वो है रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया। सीखने की स्थिति के लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, एनी एक्शन और रिएक्शन टू अ लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत जो इसमें काम करता है कि मान लेते हैं कहीं से कोई क्रिया हुई तो हमने भी उसके रिस्पॉन्स में प्रतिक्रिया दे दी। जैसे मान लेते हैं आपको खेलना नहीं पसंद है, लूडो खेलना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन भाई किसी ने कहा कि चलो आप खेलते हैं। तो एक ने कहा आपको नहीं पसंद है, चलो, फिर भी आपके पास कोई ऐसा काम नहीं था तो आपने कहा कि चलो खेलते हैं, तो आपने खेलना शुरू कर दिया। भले ही आपको उस वक्त नहीं आता है, लेकिन वो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत होगा ना, आप सीखने लगेंगे और उसके कारण से आप खेलने लगेंगे और आप लूडो खेलना भी सीख जाएंगे। तो ये हुआ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, स्टिमुलस का उद्दीपन का मतलब समझाया ना, जो उत्तेजित हमें करे और सीखने के लिए प्रोत्साहित करे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आता है प्रोत्साहन। जब हमें कोई और कहीं से मोटिवेट करता है। दो प्रोत्साहन दो तरह से होता है, एक मोटिवेशन होता है जो इनर होता है, मतलब हमें अपने आप सीखने पर प्रेरित करता है, और कहीं दूसरे से भी हमें प्रोत्साहन मिल जाता है, तो बाहर से भी हमको प्रोत्साहन मिलता है, तभी हम सीखने के लिए जाते हैं, जिससे हमारी रुचि में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए स्टिमुलस के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस है, यहाँ पर ये रिसेप्टर है, देखा आपने किसी चीज को, फिर आपकी सेंसेस जो हैं वो गए, ये ब्रेन में गए, और उसके बाद में मोटर न्यूरॉन बाहर निकले, और इससे फिर क्या हुआ, इफेक्टर का काम किया, और ये फिर रिस्पॉन्स हो गया। मतलब ये है पानी, सपोज करते हैं ये पानी का गिलास रखा हुआ है ना, आपकी आंखों ने इसको देखा, देखने के बाद आपने इसके बारे में कुछ कुछ सोचा, सोचने के बाद आपके ब्रेन ने कहा मुझे तो प्यास लगी हुई है, और प्यास लगी हुई है तो इस ब्रेन ने सिग्नल पास किया आपके हाथ को, और हाथ ने फिर क्या किया कि इस पानी के गिलास को ले लिया, और फिर आपने ये पानी को पी लिया। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि क्या होता है कि इस तरीके से स्टिमुलस काम करता है। जो चीज हमें जरूरत दिखाती है या हमें एक्साइटेड कर देती है, तो उस चीज पर हम अपने आप ही सीखने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। अब चलिए स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो इसे जरूर समझिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला आ जाता है रिसेप्शन, पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर इसको समझेंगे। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेंसी, फिर आ जाता है रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी, और आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, अभिग्रहण, रिसेप्शन का मतलब होता है अभिग्रहण। फिर आ जाता है अपेक्षा, फिर आ जाता है कार्यशील स्मृति की पुनरावृत्ति, और चयनात्मक धारणा। सबसे पहले वाली बात देख लेते हैं, उद्दीपन या उद्दीपन के में कुछ आकस्मिक परिवर्तन करके ध्यान को आकर्षित करना। ठीक है, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा था ना, यहाँ पर पानी का भरा हुआ ग्लास रखा था, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, जो भी आप जिससे एक्साइटेड हो। ठीक है, चाय हो सकती है, कई लोगों को चाय से एडिक्शन होता है, जहाँ कहीं भी चाय की खुशबू आती है वो उनको लगता है कि चलो अब चाय तो पीनी पड़ेगी, है ना। तो जो चीज आपको क्या कर रही है, एक्साइटेड कर रही है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम एब्रॉप्ट चेंज इन स्टिमुलस और स्टिमुली। उद्दीपन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन करके ध्यान को आकर्षित करना। एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो जाता है अपेक्षा, शिक्षार्थी को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और सीखने के बाद वे क्या कर पाएंगे इसके बारे में बताना। ठीक है, अब मान लेते हैं आप देखते होंगे स्कूलों में कई बार ऐसे कुछ स्पेशल सेशंस होते हैं जिसमें कोई इंपॉर्टेंट एक लेक्चर दिया जाता है अदर देन आपके सब्जेक्ट से, जिसमें आपको करियर गाइडेंस के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो इससे ये फायदा होगा, ये जॉब मिल सकती है, इतना पैसा मिलेगा, इस तरीके से आप अपनी जीवन को आगे जाकर चेक कर सकते हैं या फिर उसको गोल दे सकते हैं। तो वो क्या कर देता है, ऐसी इंफॉर्मेशन देता है लर्नर को, ऑब्जेक्ट देता है जिससे कि क्या हो जाए, उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाएं, तो वो लर्निंग के प्रति आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिट्राइवल ऑफ वर्किंग मेमोरी। यहाँ पर क्या आ जाता है, पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना। ठीक है, आपको याद करवाया जाता है कि आपने पहले ये सीखा था, देखो उससे कितना फायदा हुआ था, चलिए इसके बाद फिर हम इसको सीखेंगे, अब तो इसमें और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपकी जो वर्किंग मेमोरी है ना, उसको फिर से जागृत कर देना। फिर आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। यहाँ पर ये बात आ जाती है डिस्प्लेइंग कॉन्सेप्ट विथ डिस्टेंस फीचर्स, मतलब यहाँ पर विशिष्ट विशेषताओं की सामग्री के साथ में को प्रदर्शित करना। ठीक है, जैसे कि आप सीखने के लिए खुद को मोटिवेट कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है इसी में सेमेंटिक इनकोडिंग। सेमेंटिक इनकोडिंग ये लर्निंग गाइडेंस से संबंधित है। रिस्पॉन्डिंग, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म। ठीक है, इसको अनुक्रिया कहा जाता है रिस्पॉन्डिंग को, जो शिक्षार्थी को प्रदर्शन करने के लिए कहना। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है री इन्फोर्समेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑफ द लर्नर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी बच्चे ने कुछ काम किया, सपोज उसने कोई पेंटिंग बनाई है, और पेंटिंग बनाने के बाद में सबने उससे कहा कि अरे वाह कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, सभी ने उसकी तारीफ कर दी, भले बहुत अच्छी नहीं बनी हो, लेकिन उसने जो भी कुछ बनाया है उसमें सबने कहा कि तो इतनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, आपको पेंटिंग के फॉर्म की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ चलो, इतने सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सचमुच मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, तो मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक फीडबैक इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो री इसी को कहा जाता है। पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण, तो क्या, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर एंड इट इंटाइल फीडबैक ऑल्सो, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रदर्शन और उसमें उसकी प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट जनरलाइजेशन। इसका मतलब होता है सामान्यकरण, अवधारण बढ़ाने के लिए विभिन्न समस्याओं का अधिक अभ्यास, मोर प्रैक्टिस। जैसे कहा जाता है ना, आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतने ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरीफाइड प्रॉब्लम्स, वेरिड प्रॉब्लम, सो एज टू इंक्रीज रिटेंशन। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ पाएंगे। तो इस तरीके से लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। अब थोड़ा लर्निंग प्रोसेस के बारे में समझें, इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिसीविंग, ये फर्स्ट आ रहा है प्रिसीविंग, इनपुट ऑफन कॉल्ड। अब यहाँ पे लर्निंग, प्रिसीविंग और डेवलप एंड आइडियाज व्हाट हैज टू बी डन। यहाँ पर उसको आइडियाज मिल रहे हैं कि आपको करना है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है
प्रोसेस इन द ब्रेन। अब ये सारी प्रोसेस उसके ब्रेन में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेन में स्टार्ट हो जाता है। हाउ डू वी पुट इन्फो इनटू रिस्पॉन्स, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, रिस्पॉन्स किस तरीके से मिलेगा, ये नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है ब्रेन से। फिर उसकी जो मोटर एक्टिविटी होंगी, मतलब उसके शरीर के किस भाग को इसमें काम करना है, इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में उसका एक्शन शुरू हो जाता है, मतलब आउटपुट शुरू हो जाता है, मूव और मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब उसका शरीर जिस तरीके से ब्रेन ने उसे गाइड किया उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर क्या हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोच इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आस्क टू प्रैक्टिस फर्दर, साइकिल स्ट्रेन स्टार्ट अगेन, मतलब यहाँ से उसने काम किया। अब काम किया तो कुछ भी आउटपुट तो मिलेगा। अब आउटपुट या तो बहुत अच्छा हो सकता है फर्स्ट टाइम करने के बाद, लेकिन उसके बाद में कुछ हो सकता है कि अच्छा नहीं हो। तो फिर जो उसके गाइडेंस देने वाले होते हैं ना, उसको गाइड करते हैं प्रॉपर। अब उसके दिमाग में ये बात आ गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा काम किया, थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद में फिर वो काम करते हैं, और फिर काम करने के बाद में देखा जाता है उनकी परफॉर्मेंस में कितना सुधार हो रहा है। तो इस तरीके से लर्निंग की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस तरीके से लर्निंग की जाती है। चले लर्निंग को और समझ लेते हैं हम, और लर्निंग किस तरीके की हो रही है। अब देखिए पेडागोजी एंड गोल। अब पेडागोजी यहाँ पे क्या आता है, जहां यहाँ पर शिक्षा शामिल हो जाती है और उससे गोल निर्धारित होते हैं। तो पहली बात है फैक्टर्स में देखा जाए, मोटिवेशन, एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग और फीडबैक। मोटिवेशन मतलब आपको प्रेरित किया जाए, आप उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, आपकी समझ या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए, जो कुछ भी आपने किया उसका सही फीडबैक आपको दिया जाए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है चैनल, जिसमें आ जाती हैं अलग अलग चीजें, मल्टीपल, स्ट्रक्चरल और कंट्रेक्चुअल जो चीजें होती हैं जो इम्प्रूव करती हैं। फिर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो कि चेंज करते हैं चीजों को। अलग अलग जो बच्चे होते हैं अपनी अपनी डिफरेंसेस की वजह से कुछ जल्दी सीख पाते हैं, कुछ देर से सीख पाते हैं। कोर्स का क्या टाइप है इसको भी समझते हैं। फिर टेक्नोलॉजी क्या कॉस्ट है, एबिलिटी क्या है, एक्सेस क्या है, इस तरीके से सीखते हैं। तो जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें क्या आ जाता है, लेक्चर्स, मतलब कि पहले सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद इनकरेज किया जाएगा। एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस है। अब इससे आउटकम्स क्या मिलते हैं, आपकी स्किल बढ़ जाती है, आपका नॉलेज इनहेंस हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके कारण से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है, गुड एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, आपका फॉर्मेट बदल जाएगा, कंटेंट बदल जाएगा, इस तरीके से। तो ये लर्निंग की प्रोसेस है, फैक्टर्स आ जाएंगे, प्रोसेस आ जाएगी, उसके बाद फिर ये आउटकम्स मिल जाएगा। लर्निंग हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लर्निंग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली क्या है कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करने यानी संशोधित करने की प्रक्रिया होती है। लर्निंग इज पर्पसिव, मतलब कि किसी तरीके के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लर्निंग की जाती है। मैकडूगल सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रकृति पर जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में सीखना एक लक्ष्य निर्देशित होता है। मैक्यूगल क्या कहते हैं कि जो सीखना है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया जाता है, या फिर ऐसा कि सीखना लक्ष्य को निर्देशित करता है, जो भी आपका गोल है ना उसको निर्देशित करता है, ठीक है। तो लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड, ठीक है, पर्पसफुल होनी चाहिए या फिर गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कुछ भी सीखते रहो, आप पहले निर्धारित करो। जैसे मान लेते हैं आपको किसी गेम में बहुत अच्छा होना है या फिर आपको बहुत अच्छा सिंगर बनना है, तो एक अच्छा सिंगर बनने की आपने गोल निर्धारित किया है, उसके बाद आप उसी दिशा में अच्छी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप इस गोल को अचीव कर पाए। क्लियर। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो है एक्चुअल में तो बच्चा जब पैदा होता है ना उस समय से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक उसका जीवन रहता है, उस तक तब तक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग जो है एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। लर्निंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर बाय ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर।
इट इज एन एक्टिविटी दैट टेकन अप बाय ऑल द लिविंग। यहाँ पे क्या है, सभी संस्कृतियों में सभी जीवों द्वारा हर जगह सीखना होता है। एक ऐसी गतिविधि जो जीवित लोगों में पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि अकेला मनुष्य सीखता है, हर प्राणी जो है जीवन में कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है, आपने देखा होगा उड़ना सिखाती है। हर पशु पक्षी अपने बच्चों को सिखाता है और कुछ वो अपने आप से सीखते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, मतलब जो कि स्वाभाविक रूप से चलता ही है। अगर व्यक्ति या फिर पशु या कोई जीव जीवित है तो वो सीखने की प्रक्रिया से गुजरता ही रहता है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। अब यहाँ पर लर्निंग जो है वो प्रगतिशील है और विकासात्मक है। लर्निंग लगातार चलती रहती है, प्रगतिशील होती है और विकासात्मक मतलब आगे की तरफ बढ़ती है। जो कुछ भी आपने सीखा है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आ जाता है। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। अच्छा, जैसे आपने मान लेते हैं कभी साइकिल चलाना सीखा है, उसके बाद फिर आप स्कूटी चलाना सीखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो साइकिल चलाने में आपने क्या किया था, आपने हैंडल को बैलेंस करना सीखा था, वो सारी जो चीजें हैं ना वो जब आप स्कूटी चलाना सीखेंगे तो वो अपने आप ही क्या होंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। तो लर्निंग ट्रांसफर संभव होता है। ठीक है, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, जो कि क्या होती है, एक ऐसी स्थिति में सीखी गई सामग्री, चीजें, विषय वस्तु दूसरी स्थिति में सीखने में सुगम या बाधित भी कर सकती है। सपोज करते हैं, बाधित कैसे कर सकती है, सपोज करते हैं कि एक बार आप साइकिल चला रहे थे, पहली बार में आपको ब्रेक नहीं लगा, आप गिर गए, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप साइकिल चलाएंगे या फिर स्कूटी चलाएंगे या कोई और वाहन चलाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा लगेगा कहीं ब्रेक नहीं लगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो ये बाधित भी करती है और सुगम भी बनाती है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, जो कुछ भी आपने पहले सीखा है और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बाद में भी आपको बॉदर करते हैं, परेशान भी कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, लर्निंग इंक्लूड्स ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तीनों एस्पेक्ट्स शामिल हैं लर्निंग के। अब लर्निंग स्टाइल के बारे में बात कर लें तो वर्बल लर्निंग होती है, मतलब मौखिक रूप से सीखना। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने सुना, आपने सीख लिया, कहीं पे भी कुछ बोला जा रहा है उसको सीखा, मतलब वर्ड्स के माध्यम से आप सीख रहे हैं। फिर आता है विजुअली, मतलब आप कुछ देख रहे हैं, देखने के बाद आप कुछ सीख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं। म्यूजिक ऑडिटरी, मतलब आप कहीं सुन रहे हैं, जैसे बहुत कुछ मैं अपनी बताऊं तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें मैं सुन के सीखती हूँ। तो म्यूजिकली आप सुनते हैं और वो आपको सीखने में हेल्प करता है। और फिजिकली काइनेटिस्टिक होता है, मतलब आप अपने जो आपके शारीरिक गतिविधियां हैं उससे आप सीख रहे हैं, जैसे कि खेल कूद या फिर किसी चीज में आपको पारंगत होना है, किसी एक्टिविटी में पारंगत होना है, कोई मशीन चलाना सीखना है, तो वो क्या होता है, आप उसको करके देखते हैं, करके देखने के बाद में सीखते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल मैथमेटिक्स, जैसे कोई चीजें हैं जो बौद्धिक रूप से इंपॉर्टेंट होती हैं उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में सीखते हैं, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक्स कैसे लगाए जाते हैं इस तरीके से सीखते हैं। बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम सुन के और अपने सोशल बैकग्राउंड में रह के सीखते हैं, इसको कहा जाता है सोशल तरीके से सीखना। सॉलिटरी होता है जिसमें कि क्या हो जाता है, यू लाइक टू वर्क अलोन, मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो हम अपने आप में ही सीखते हैं। फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन, योर लर्निंग स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 3 स्टाइल। बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला जुला के भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपकी स्टाइल क्या है, आप मुझे जरूर बताइएगा, आप किस तरीके से सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें मुझे सुन के ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जब मैं किसी को सुनती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप अपना जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से किस तरीके से लर्न करना अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आज का हमारा सेशन। लर्निंग के बारे में हमने समझने की कोशिश करी, क्या क्या हमने पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि हम इसको रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हमने लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार होते हैं, कितनी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, कि किस तरीके से लर्निंग की डेफिनेशन है, कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, लर्निंग जो प्रोसेस है हिलगार्ड और बर्नर्ड की, दोनों की डेफिनेशन को भी हमने पढ़ा। इसके बाद में एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करी, लर्निंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें लर्नर और स्टिमुलस दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इसके बाद में
नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है इंटरनल कंडीशन, उसके बाद में रिस्पॉन्स, ये भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने समझा। स्टिमुलस क्या होता है, क्या उसका उपयोग होता है, इसके बारे में समझा। मोटिवेशन या प्रोत्साहन किस तरीके से लर्निंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। लर्निंग की जो प्रोसेस होती है इसको हमने समझने की कोशिश करी इस विजुअल जो पिक्चर है उससे। इसके बाद में हमने स्टेप समझे लर्निंग प्रोसेस के, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इसको हम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है और नेक्स्ट स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी हमने पढ़े, तो टोटल मिला के 9 स्टेप पढ़े। लर्निंग प्रोसेस को समझने की हमने कोशिश की। इसके बाद में लर्निंग प्रोसेस को इस चार्ट के माध्यम से भी समझा। फिर आ जाता है लर्निंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने समझने की कोशिश की यहाँ पर। और फिर आ जाती है लर्निंग की स्टाइल, इसको भी हमने यहाँ पर समझा। तो ये रहा आज का सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने साथ में, जो भी आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशंस की। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और सारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं होता है तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप नोट्स ले सकते हैं, वहां से नोट्स आप ले लेंगे तो आप अपने खाली समय में जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप आराम से नोट्स पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में जो उसमें टेस्ट सीरीज हैं उन टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर लीजिए, तो आप भी के पास में जब भी समय हो, है ना, पेपर 1 की और पेपर 2 की काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज हैं, तो जब भी आपके पास समय होता है तो आप उन टेस्ट सीरीज को खोलकर उनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जिसमें आपको पिछले सालों के पेपर्स भी मिलेंगे और हर एक यूनिट के टेस्ट भी मिलेंगे। तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर आप जून को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपके पास समय नहीं होता है ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर जो भी टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। और ये वीडियोज भी मैं फ्री वाले सेक्शन में डाल देती हूँ, तो जब भी आपको समय मिले तो आप वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं, इस क्लास को करते हैं अभी यहीं पर फिनिश। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। क्वेश्चन अगर होते हैं कुछ तो जरूर पूछिएगा। चलिए क्लास को फिनिश करें, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।